डेट आज 13 नवंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है चाइना यूएस टू इंक्रीज क्लाइमेट कोऑपरेशन। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है चाइना और यूएस ने आपस में कोऑपरेशन किया है कि वो क्लाइमेट से लड़ने के लिए साथ में कदम उठाएंगे। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड के टॉप कार्बन पॉल्यूटर हैं चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका और चाइना सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन में कंट्रीब्यूशन करते हैं पूरे वर्ल्ड में, और ये दोनों कंट्री एक साथ नहीं आ रहे थे कार्बन इमिशन को रोकने के लिए। तो इन्होंने अभी म्यूचुअल एफर्ट के लिए सिग्नल दिया है कि हम एक साथ मिलकर काम करेंगे ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए। दोनों कंट्रीज ने किया है कि जो पेरिस एग्रीमेंट था क्लाइमेट चेंज पे 2015 का, पेरिस एग्रीमेंट क्या है देखो, कई बार हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एक एजेंसी मान लो यूनाइटेड नेशन की या डॉक्यूमेंट बोल लो। 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था, एक मीटिंग हुई थी ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में। वहाँ पे कई सारे डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किए थे जिनमें से एक UNFCCC था। इसका काम यह था ग्रीन हाउस गैस जो इमिशन है उसको रोकना, रिडक्शन करना, ये काम था। तो इसकी हर साल मीटिंग होती है UNFCCC की, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। इस साल मीटिंग हुई है 26वीं मीटिंग, जिसको COP26 बोल रहे हैं। तो ये 21वीं मीटिंग हुई थी COP21 2015 में पेरिस में हुई थी, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट साइन किए थे, उसी को बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट या पेरिस समझौता। तो ये दोनों कंट्रीज ने ये डिसाइड किया है, जो पेरिस एग्रीमेंट में कुछ गोल रखे थे, टारगेट रखे थे कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन जो रिडक्शन करना, घटाना है, इसको अचीव करेंगे। चाइना ने पहली बार एग्रीड किया है जो मीथेन लीक है उसको वो घटाएगा। जो मीथेन गैस है ये भी ग्रीन हाउस गैस है, इसको घटाएंगे। ग्रीन हाउस गैस तो आप सबको पता ही होगा, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4 नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन आपका, या आपका मान लो वाटर वेपर, ये भी ग्रीन हाउस गैस में आती है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये किस में आते हैं सब, ग्रीन हाउस गैस में। ग्रीन हाउस गैस क्यों बोलते हैं इन्हें, क्योंकि देखो इनके पास कैपेसिटी होती है गैस किसी के पास, अगर ये वातावरण में एटमॉस्फेयर में रहेंगी तो ये हीट एब्जॉर्ब करेंगी, और जब हीट ऊष्मा सोखेंगी यानी कि अर्थ का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और यही है ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होना। तो इन दोनों कंट्रीज ने ये साथ में आए हैं, और चाइना ने मीथेन जो लीकेज है उसको भी कम करने की बात बोली है। दोनों कंट्रीज ने ये टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे आपस में, और दोनों कंट्री जो पेरिस एग्रीमेंट में समझौते में साइन किए थे कि 2 डिग्री से कम टेम्परेचर रखना है, और हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, तो ये भी टारगेट अचीव करेंगे। प्री इंडस्ट्रियल लेवल का, प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स का मतलब ये है, जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी 1760 में ब्रिटेन से, तो फैक्ट्री बनना शुरू हो गई थी। फैक्ट्रियों से देखो धुआं वगैरह निकलता है, कार्बन इमिशन होता है, इसकी वजह से अर्थ का ग्लोबल जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ गया। तो जो उससे पहले टेम्परेचर था उससे हम 1.5 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस तक इस सेंचुरी के एंड होने तक इतना हम रखेंगे, इससे टारगेट ये है। जैसे मान लो प्री इंडस्ट्रियल टाइम पे 15 डिग्री सेल्सियस था एवरेज टेम्परेचर अर्थ का, तो इससे हम 17 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, और हो सके तो 1.5 डिग्री यानी कि 16.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे अर्थ का टेम्परेचर। ये टारगेट थे पेरिस में। नेक्स्ट टॉपिक है पक्के टाइगर रिजर्व। ये रिसेंटली न्यूज में कई बार हमें डिस्कस भी कर चुके हैं, और यूपीएससी ने भी कई बार पूछा है। ये पक्के टाइगर रिजर्व को पखुई टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में है ये, हमारी कंट्री में, पढ़ा होगा आपने भी कई बार। 2016 का अवार्ड जीता है इसने, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2016। किस कैटेगरी में, कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। इस कैटेगरी में एक थ्रेटन्ड स्पीसीज है उसको कंजर्व किया है इसने, रक्षा की है। कौन सा स्पीसीज है, हॉर्न बिल नेस्ट प्रोग्राम है एक गवर्नमेंट का, हॉर्न बिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम, और हॉर्न बिल एक पक्षी है, इसको बचाने के लिए एक प्रोग्राम चला हुआ है गवर्नमेंट ने। तो इसका संरक्षण करने के लिए पक्के टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड दिया गया है। हॉर्न बिल क्या है, ये देखो भाई साहब, ये बर्ड है, पक्षी जो आप देख रहे हो, ये हॉर्न बिल है। कई सारी प्रजाति स्पीसीज मिलती हैं इसकी। ये देखो भरेली और कमेंग रिवर इसके वेस्ट और नॉर्थ में बहती हैं, वेस्ट और नॉर्थ में। पक्के रिवर भी है यहाँ पे ईस्ट में, जिसके नाम पे इसका टाइगर रिजर्व का नाम है पक्के टाइगर रिजर्व। तो ये पक्के, कमंग, भरेली रिवर आपको याद रखना है। और इसके नेबर में देखो एक पापुम रिजर्व फॉरेस्ट भी है अरुणाचल प्रदेश में, और असम में नमेरी नेशनल पार्क, दोईमारा रिजर्व फॉरेस्ट, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये असम में है, इसके आसपास ही है पक्के टाइगर रिजर्व के। यहाँ पे मेन जो पेरिनियल स्ट्रीम है, यानी कि जो मेन रिवर है यहाँ पे जो सालों साल बहती हैं, पेरिनियल रिवर का मतलब है जिनमें सालों साल पानी रहता है, ये है नमेरी, खारी, अपर दिकोराई, ये रिवर है। एक वेस्ट में
कामेंग रिवर जो हमने ऊपर डिस्कस करी, और ये देखो यहाँ पे सेसा ऑर्चिड सेंचुरी भी है, और सेसा ऑर्चिड सेंचुरी को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है, सेसा ऑर्चिड सेंचुरी। ऑर्चिड भाई साहब फूल पत्ती जैसे और होते हैं टाइप के, उन्हीं ऑर्चिड बोलते हैं, और ये सेंचुरी बना रखी है, एक फॉरेस्ट एरिया है, उसको डिक्लेयर कर रखा है अरुणाचल प्रदेश में। ये न्यूज़ में भी रही थी, इसके लिए स्पेशल लेक्चर इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आप। और देखो ये जो ईस्टर्न हिमालय है इसके अंदर आता है, और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है ये एरिया, जो पक्के टाइगर रिजर्व है। देखो भाई साहब, ये देख आपने इंडिया का मैप देखा ही होगा, ये इंडिया का मैप है मान लो आप, और यहाँ पे देखो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, ये वाला इलाका, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे जो ईस्टर्न हिमालयाज भी है, क्योंकि ये हिमालय की पहाड़ियाँ यहाँ पे, ये वेस्टर्न हिमालय है, पश्चिम हिमालय, और ये पूर्वी हिमालय ईस्टर्न हिमालयाज है, क्योंकि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो ये ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, देखो ऐसे एरिया को डिक्लेयर करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जिसमें ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी हो। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है ये तो पता है ना आपको, जैव विविधता, जहाँ एक ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा फॉरेस्ट एरिया जहाँ बायोटिक एबायोटिक सिस्टम एक साथ रहते हों, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हों, जंगली जानवर, बहुत ज़्यादा पक्षी, बहुत वैरायटी के हों। ऐसे एक क्राइटेरिया तो ये है किसी को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने का, कि ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि एंडेमिक होनी चाहिए वहाँ पे स्पीसीज, मतलब बहुत सारी स्पीसीज ऐसी मिलनी चाहिए कि वहीं पे मिलती हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे ना मिलती हो। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि उसका बायोडाइवर्सिटी डैमेज हो चुका हो, लॉस कम से कम 70%, मतलब कुछ मतलब हजारों सालों में या करोड़ों सालों में पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज रहती थी, प्रजातियाँ रहती थी जंगली जानवर या पक्षियों की, लेकिन वो 70% से ज़्यादा लुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो ऐसे को डिक्लेयर करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ताकि उसका कंजर्वेशन के लिए ध्यान ज़्यादा दिया जा सके। तो ये क्राइटेरिया है हमारे इंडिया में। देखो एक तो वेस्टर्न घाट डिक्लेयर है, ईस्टर्न हिमालयाज है, ये वाला बॉर्डर जो बर्मा से और इंडिया से बॉर्डर लगाता है, अंडमान निकोबार आता है। तो ये एरिया है बायोलॉजिकल, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट टॉपिक है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फंसे, ये अभी न्यूज में है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है सांविधिक संस्था है, हिंदी में बोलते हैं सांविधिक। जब किसी एक्ट के द्वारा कानून बना के कोई पार्लियामेंट बनाती है किसी बॉडी को या संस्था ऑर्गेनाइजेशन को, उसे बोलते थे स्टैट्यूटरी बॉडी। तो 2006 में एक एक्ट बनाया था, उसके थ्रू ही बनाई थी ये फसई। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करती है। इसका मेन काम क्या है फसई का? मेन काम ये है भाई साहब, ये फूड के रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन बनाती है। अगर मान लो किसी आदमी को फूड रिलेटेड बिजनेस खोलना है तो इससे सर्टिफिकेट और लाइसेंस लेना पड़ता है, तब खोलता है। जैसे मान लो आपको बिस्किट बनाने की फैक्ट्री खोलनी है, तो बिस्किट बनाने के लिए फैक्ट्री खोलने से पहले आपको फसई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस तरह के जो भी फूड प्रोडक्ट के लिए कोई भी फैक्ट्री या बिजनेस करना चाहता है तो फसई से लाइसेंस लेना पड़ता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट फाइनेंसिंग। ये जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो अभी न्यूज में है क्लाइमेट फाइनेंसिंग, और अलग से लेक्चर बना हुआ है इसका, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे, अभी न्यूज में इसलिए है। देखो क्लाइमेट फाइनेंसिंग का मतलब ये, फाइनेंसिंग जानते हो आपकी पैसे की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है। क्लाइमेट मतलब क्लाइमेट के लिए, पर्यावरण के लिए, मतलब वातावरण जलवायु के लिए। तो ये क्लाइमेट के लिए, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसे रोकने के लिए, यानी कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन को रिडक्शन करने के लिए, घटाने के लिए फाइनेंसिंग करो, पैसे दो। जो भी पैसे आएंगे वो हो गया क्लाइमेट फाइनेंसिंग, यानी कि क्लाइमेट के लिए जो भी पैसा आ रहा है क्लाइमेट फाइनेंसिंग कोई भी कर सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल, पब्लिक इंडिविजुअल, मतलब गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी कोई भी, या भाई साहब कोई भी सिविल सोसाइटी, एनजीओ वगैरह, जो चाहे वो दे सकता है। तो इंडिया ने ये डिमांड किया अभी, इसलिए न्यूज में आया। इंडिया ने बोला कि जो डेवलप्ड कंट्री है ना, ये हमें, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको, डेवलपिंग मतलब विकासशील और डेवलप्ड मतलब विकसित देश, तो डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका, यूके, ये कंट्री $1 ट्रिलियन देंगी अगले नेक्स्ट डिकेड में होता है 10 साल, अगले 10 साल में $1 ट्रिलियन दो हमें क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट करने के लिए और मिटिगेट करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के जो भी चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए और कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। मिटिगेट का मतलब रिड्यूस करने के लिए इंडिया ने ये कंडीशन रखी है। ये कंडीशन रखिए भाई साहब, जब आप डेवलप्ड कंट्री पैसा दोगे तभी हम ग्रीन हाउस गैस को कम कर पाएंगे, वरना हमारे जो टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट के वो हम हासिल ही नहीं कर सकते। ये कंडीशन रख दी, शर्त रख दी इंडिया ने, इसलिए ये न्यूज में आया। तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है क्या? क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो ऊपर डिस्कस किया, चाहे लोकल, नेशनल या ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग हो, मतलब लोकल गवर्नमेंट करे, नेशनल गवर्नमेंट करे, या सारी कंट्री साथ में पैसा दें, इकट्ठा करके मनी दें, प्रोवाइड करें, डॉलर दें,
तो ये क्लाइमेट के लिए दें, चाहे पब्लिक प्राइवेट या अल्टरनेटिव सोर्स कोई भी हो सकता है फाइनेंसिंग का, जो क्लाइमेट से निपटने के लिए आए पैसा, वही है क्लाइमेट फाइनेंसिंग। ये इसलिए आता है ताकि क्लाइमेट चेंज से मिटिगेशन और अडप्शन कर सके। मिटिगेशन मतलब रिडक्शन कर सके ग्रीन हाउस गैस का, और अडप्शन मतलब अपने आप को उसी तरह से ढालना, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा इमिशन हो रहा है, तो अपने आप को उसी तरह से ढालना, टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप करो ताकि ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन ही ना हो। नेक्स्ट इसमें यह है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जो डिलीवरी है एक तरह से डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में एक तरह से ये डिस्कशन का पॉइंट बन गया है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ये प्रॉमिस किया था कि 2020 तक, जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना, उससे पहले भी ये 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उससे पहले भी ये किया था कि हम 2020 आते आते एनुअली $100 बिलियन देंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ ने प्रॉमिस किया था कि हर साल $100 बिलियन देंगे ताकि वो कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएँ या अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ट्री लगाएं, ताकि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोका जाए। तो ये लेकिन प्रॉमिस पूरी नहीं कर पाए, इसलिए ये डिमांड रखी है इंडिया ने। इंडिया का एम क्या है? इंडिया का देखो, अभी COP26 चल रहा था जब, और आज ये कल ख़त्म हो गया है 12 नवंबर को। तो ये COP26 की जो मीटिंग चल रही थी, तो इसमें इंडिया ने अपने 5 टारगेट रखे हैं ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रखने के लिए, और पहली बार नेट जीरो का टारगेट भी रखा। 2070 तक इंडिया नेट जीरो अचीव कर लेगा। तो ये नेट जीरो क्या है? नेट जीरो का मतलब ये है नेट जीरो इमिशन या नेट जीरो का मतलब ये है कि देखो, जितना कोई देश कार्बन इमिशन करता है, जैसे मान लो कोई गैस निकलती है CO2 या CH4, कोई भी कार्बन इमिशन होता है, तो उतना ही एब्जॉर्व कर ले साल में जितना इमिशन हो रहा है इतना ही एब्जॉर्व कर ले, मतलब इतना ही सोख ले इन्वायरमेंट से, इतना ही रिड्यूस कर दे, जितना इन्वायरमेंट में वो रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है, इतना ही वो रिडक्शन कर दे इन्वायरमेंट से। कैसे करेगा? पेड़ लगाओ भाई साहब, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाओ, वो कार्बन को सोखेंगे, CO2 गैस को लेंगे, क्योंकि वो अपना खाना बनाते हैं पेड़ CO2 लेके। या कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करो, स्मोक टावर वगैरह लगाओ, जिससे वो कार्बन जो है उसे इन्वायरमेंट से लेके, एटमॉस्फेयर से लेके वो क्लीन वायु में कन्वर्ट करें, क्लीन एयर में कन्वर्ट करें। तो ये है नेट जीरो, यानी कि जितना कार्बन इमिशन हुआ है उतना एब्जॉर्ब करना। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल जीरो इमिशन करना, फिर तो फैक्ट्री वगैरह सब बंद हो जाएंगी। तो ये है नेट जीरो का मतलब। अब जो इंडिया के जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन थे, ये अब ये कंडीशनल हो गए हैं, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट में सारी कंट्रीज ने ये टारगेट रखे थे कुछ अपनी मर्जी से, कि हम अपनी मर्जी से इतना इतना ग्रीन हाउस गैस इमिशन घटाएंगे। तो इंडिया ने भी रखे थे, जो अपने आप टारगेट रखे थे उन्हीं को बोलते हैं इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। तो ये अब कंडीशनल हो गए कि भाई साहब जब क्लाइमेट फाइनेंस 1 ट्रिलियन होगा तो ये हम करेंगे। यानी कि NDC तो वॉलेंट्री टारगेट थे, यानी कि अपनी मर्जी से कम करने, तो ये अब टारगेट भी रख दिए, ग्लोबल वार्मिंग को घटाएंगे, ग्रीन हाउस गैस को तब घटाएंगे जब डेवलप्ड कंट्रीज पैसे देंगे। तो ये इंडिया के टारगेट थे पेरिस एग्रीमेंट में 2015 के। नेक्स्ट है दिल्लीज मास्टर प्लान 2041 इट्स की एरियाज एंड चैलेंजेस। देखो, दिल्ली ने एक मास्टर प्लान बनाया है, 2041 तक ये लागू कर देंगे। ये GS पेपर 1 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार न्यूज़ में रहा है, अभी न्यूज़ में इसलिए आया, जो DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने देखो ये मास्टर प्लान बनाया था और पब्लिक में रख दिया, पब्लिक से उनके व्यू मांगे, जैसे इंटरनेट पे रख दिया। अब पब्लिक को बोला भाई साहब ये हमने मास्टर प्लान बनाया है कि 2041 तक दिल्ली में ये हम डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, ऐसे रोड बनाएंगे, ऐसे पार्क बनाएंगे, पार्किंग फैसिलिटी होगी, ऐसे सब कुछ क्राइटेरिया बनाया है। तो पब्लिक से राय मांगिए, पब्लिक अपना व्यू दे, राय दे कि आपको क्या इसमें अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, या आप क्या अमेंडमेंट चाहते हो, ये प्लान सही है नहीं से, कितने आदमी सहमत है, ये पब्लिक देगी अपने व्यू। इंटरनेट पे आप भी दे सकते हो, आप देना चाहो तो इसकी जो टाइम लाइन है वो 24 नवंबर तक भाई साहब बढ़ा दिए। 24 नवंबर तक कोई भी चाहे तो अपनी राय दे सकता है इस प्लान के बारे में, और प्लान रखा हुआ है, बहुत सारे पेजेस का होगा, आप पढ़ सकते हो जाके। प्लान को हम ब्रीफली पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मास्टर प्लान रखा था, अब ये जून में स्टार्ट किया था प्लान, और जून के बाद ये रखा था पब्लिक हियरिंग के लिए, जिसकी डेट 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इसमें जो भी लैंड ओनिंग एजेंसी हैं 2 से 3 मंथ के लिए ये क्या है, पब्लिक हियरिंग के बाद इसको फाइनलाइज करेंगे, 2-3 महीने के बाद देखेंगे हाँ पब्लिक की ये राय है, अब इसे फाइनलाइज करेंगे और फिर इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। तो ये मास्टर प्लान है क्या? मास्टर प्लान जो वही है जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि सिटी में जो लैंड वगैरह है वहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट कैसा होगा, आगे विकास कैसा होगा दिल्ली में, ये रिकमेंडेशन दी हैं इसके बारे में। पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए
हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लोगों के लिए घर बनाना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिल्ली में माइग्रेट कर जाते हैं, दिल्ली में आ जाते हैं जॉब के लिए या और किसी कारण, पढ़ाई के लिए या और किसी कारण के लिए। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो उनके लिए घर भी तो चाहिए भाई साहब, रहने के लिए जगह चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, पानी की फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, पार्क वगैरह, लैंड यूज कैसा हो, ये सब, ये जो प्लानिंग है ये आता है दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 में। तो इसमें देखो 2041 तक सस्टेनेबल, लाइवेबल, वाइब्रेंट दिल्ली तैयार करके देंगे इस प्लान के अंदर। हाउसिंग सेक्टर डेवलप करेंगे, प्राइवेट प्लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करें, लोगों के लिए घर बनाएं, माइग्रेंट पॉपुलेशन जो आएगी उनके लिए घर हो। नेक्स्ट है यूजर पेज प्रिंसिपल। यूजर पेज प्रिंसिपल का मतलब ये है कि प्रॉब्लम देखो खड़ी होने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा जब व्हीकल भी चलेंगे, पॉपुलेशन ज़्यादा आएगी, जहाँ पे ज़्यादा लोग माइग्रेट करेंगे तो ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, यानी कि जो लोग पॉल्यूशन फैला रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो ही इसके लिए पे करें, वो ही इसके लिए दें, ताकि पॉल्यूशन को कम किया जाए कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके। तो ये यूजर पेज प्रिंसिपल, यानी कि जो पॉल्यूशन फैला रहा है उसी की जिम्मेदारी हो। अब जैसे मान लो कार गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं जो लोग, अब भाई साहब कार तो ये चला रहा है, इसकी कार से धुआं निकल रहा है, कार्बन इमिशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनकी तो कोई गलती नहीं है ना, उसके पास तो कार है नहीं ना, सबको नुकसान पहुंच रहा बराबर इससे, तो इसको कुछ कार वाले को भी पहुंचेगा और जो लोग हैं गरीब जो नहीं खरीद पाए कार उनको भी पहुंचेगा। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है भाई साहब जिसकी कार है। तो इसके लिए ये कहा है कि जो जिनके पास पर्सनल व्हीकल है, पर्सनल मोटर व्हीकल है, वो पे करेंगे इसके लिए। किसके लिए? पार्किंग फैसिलिटी डेवलप करने के लिए, स्पेस डेवलप करने के लिए, स्ट्रीट वगैरह डेवलप करने के लिए, जो भी कहीं पे गाड़ी पार्किंग कर रहा है उसकी फीस देंगे वो, उनको नहीं देनी पड़ेगी जिनके पास नॉन मोटराइज वंस है, मतलब नॉन मोटराइज कार्य का, मतलब जिन मोटर वाली व्हीकल नहीं है, जो जैसे साइकिल हो गई भाई साहब, बाइसिकल, तो इनके लिए इनको कोई नहीं देने पड़ेंगे, वही व्हीकल काउंट होंगे इसमें जो मोटराइज है, जिनसे पोल्यूशन होता है, उन्हीं को ये पार्किंग वगैरह बनाने के लिए फ़ी वगैरह उनसे वसूलेगी गवर्नमेंट। नेक्स्ट है कि इसमें क्या है, जो व्हीकल पॉल्यूशन है, जो व्हीकल मतलब कार गाड़ियाँ वाहन से पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, उसको कम करने के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे। ट्रांसपोर्टर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अडॉप्ट करें, खुद की कार गाड़ियों में जाना बंद करें, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा, यानी कि एक मिक्स्ड यूज ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट किया जाएगा। इस ड्राफ्ट में ये भी है कि देखो कम से कम जो यमुना रिवर है बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है, और यमुना रिवर के 300 मीटर तक दोनों साइड ये एक एरिया होगा जो खाली होगा, जिसे बोलेंगे बफर जोन। यहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा ताकि यमुना रिवर में भी पॉल्यूशन ना हो। इसमें जो प्रपोजल में पेंडेमिक को ध्यान रखते हुए कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कॉमन मोबिलिटी, कॉमन कम्युनिटी स्पेस हो, जैसे मान लो अभी जरूरत पड़ी थी, जैसे कोरोना वायरस आया था कोविड-19, वहाँ पे सबको क्वारंटाइन करने की जरूरत पड़ी थी, लेकिन क्वारंटाइन के स्पेस नहीं थे। क्वारंटाइन का मतलब है सेपरेट जगह पे रखना एक जगह, तो जिसको कोरोना हो जाता था तो 14 दिन के लिए अलग अलग से लगते थे ना कि कोरोना हुआ है नहीं हुआ है, तो फिर अलग से फिर रखना, उसकी दवाई चलाना। तो दिल्ली में ऐसा स्पेस ही नहीं था, भाई साहब तंबू लगाए वहाँ पे रखे। तो ऐसे पहले से ही फैसिलिटी डेवलप करना, ताकि अगर मान लो कोई ऐसी फ्यूचर में कोई डिसीज आती है या कोई ऐसी परेशानी आती है तो कम्युनिटी स्पेस हो, कम्युनिटी किचन हो, क्वारंटाइन स्पेस हो इमरजेंसी यूज के लिए। नेक्स्ट ये है नाइट टाइम इकोनॉमी को भी इम्प्रूव करना। देखो अभी डे टाइम इकोनॉमी तो चलती रहती है, दुकानें वगैरह खुलती रहती हैं दिल्ली में, लेकिन नाइट टाइम में भी खुलें, कल्चरल फेस्टिवल चलें, बस वगैरह, इंटरटेनमेंट, मेट्रो, स्पोर्ट फैसिलिटी, रिटेल स्टोर्स वगैरह खुले रहें, तो ये फैसिलिटी भी होगी। नेक्स्ट होगा कि जो वनरेबिलिटी है उसको रिड्यूस करेंगे, जैसे एयरबॉर्न एपिडेमिक्स वगैरह होती हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, डिसीजेज जो एयरबॉर्न होती हैं, तो इनके लिए काम करेंगे ताकि ये बीमारियां कम हो। नेक्स्ट है कि चैलेंजेस क्या है अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब लागू करने के सामने, इसके लागू करने के लिए कौन कौन सी इसकी चुनौतियाँ सामने आएंगी। देखो ये ऐसे चैलेंजेज हैं, ऐसी चुनौतियाँ हैं, ये आप डेवलपमेंट के किसी भी टॉपिक में लिख सकते हो, ये कॉमन है। देखो जैसे कन्फ्रंटेशन फ्रॉम पॉलिटिकल विंग, एक तो ये कि पॉलिटिकल जो विंग है पॉलिटिशियन से सामना होगा कि ये देखा जाएगा कि उनकी विल है नहीं है, यानी कि चौथा पॉइंट भी देखो यही है, लैक ऑफ पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक विल का मतलब यहाँ पे इच्छा है कि जो पॉलिटिशियन यानी कि पॉलिटिकल इच्छा शक्ति नहीं होती बहुत बार, इसका अभाव है। ब्यूरोक्रेटिक भी जो विल है वो भी, उसका भी अभाव देखने को मिलता है, ब्यूरोक्रेट भी नहीं चाहते, जैसे IAS IPS ऑफिसर्स हैं उनकी भी ढील देखने को मिलती है इम्प्लीमेंट करने में। दूसरा करप्शन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, भ्रष्टाचार देखने को मिलता है भाई साहब डिफरेंट विभाग में, डिपार्टमेंट्स में। लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड फंड, संसाधन की भी बहुत ही कमी है, अभाव है, और फंड का भी, पैसे की भी भाई साहब कमी है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये कुछ चुनौतियाँ आएंगी इस प्लान को लागू करने के सामने। नेक्स्ट टॉपिक है प्री विलेज मोशन अगेंस्ट मिनिस्टर।
इसके लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे डिटेल में देख सकते हो आप, नहीं तो आपके पास लक्ष्मीकांत होगी उसमें जाकर रिवाइज कर सकते हो। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के जो चीफ विप हैं उन्होंने जारी किया है एक प्रिविलेज मोशन के लिए डिमांड रखी है। ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी के लिए और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के चीफ विप है, विप का मतलब होता है, हमने अच्छी तरह से समझा हुआ है, विप के लिए भी पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आप, लेक्चर बना हुआ है। अपने कोई भी पार्टी है अपने एक आदमी को डिक्लेयर कर देती है, घोषित कर देती है कि ये हमारा ये विप रहेगा। विप का मतलब ये हो गया कि वो देखेगा कि जैसे कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी का कोई आदमी विप बना दिया, तो वो देखेगा कि कौन सा आदमी किस दिन प्रेजेंट है, किस दिन नहीं है, किस आदमी को नोटिस करके बुलाना है, नहीं बुलाना है, ये सब विप का काम होता है। मतलब एक तरह से अटेंडेंस लेना का काम है इसका, ये लगा लो। तो कांग्रेस चीफ विप है राज्यसभा में जयराम रमेश, इन्होंने भाई साहब प्रिविलेज मोशन कल्चरल मिनिस्टर के अगेंस्ट लाने की बात बोली है। हमारे कल्चरल मिनिस्टर कौन है अभी? जी किशन रेड्डी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ना एमपी है, फॉर्मर एमपी थे जिनका नाम है तरुण विजय, ये फॉर्मर एमपी थे। इन्होंने नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन है भाई साहब, ये इसके चेयरपर्सन अध्यक्ष अपॉइंट कर दिए। कौन? एमपी तरुण विजय, यानी कि नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन अध्यक्ष कौन बना दिए? तरुण विजय। किसने? कल्चरल मिनिस्ट्री ने अपॉइंट किए हैं ये। लेकिन जयराम रमेश ने इसका अपोज किया है, विरोध किया है। ये कहा है कि भाई साहब जो तरुण विजय हैं इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं है, इस पोस्ट के लिए उपयुक्त नहीं है, इनके पास उपयुक्त सूटेबल क्वालिफिकेशन नहीं है, इनको हटाया जाए। तो ये इशू यही है कि जो एंशियंट मोनूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट है 2010 का, इसके अंदर ये कहता है कि जब किसी को नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाएगा तो उसके पास एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी, कंट्री या टाउन प्लानिंग के बारे में, या आर्किटेक्चर या हेरिटेज कंजर्वेशन ऑफ आर्किटेक्चर या लॉ। देखो आर्किटेक्चर का मतलब बिल्डिंग की देख रेख रख रखाव, या टाउन प्लानिंग, टाउन की प्लानिंग कैसे करनी है, या फिर हेरिटेज के बारे में, विरासत धरोहर को कैसे कंजर्व करना है, इसके बारे में उसने कोई पढ़ाई की हो, डिग्री की हो, या एक्सपर्टीज हो, कोई एक्सपीरियंस हो, इसकी क्वालिटी होनी चाहिए, तभी किसी को चेयरपर्सन अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन भाई साहब जो तरुण विजय अपॉइंट किए उनके पास कुछ भी ऐसी क्वालिटी नहीं है, एजुकेशनल क्वालिफिक ऐसी ना तो एजुकेशनल या प्रोफेशनल कोई नॉलेज है, बैकग्राउंड है उनका इससे। और ये जो पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था 2010 का, इसका एक तरह से उल्लंघन है। तो इसलिए ये प्रिविलेज मोशन की डिमांड की है कल्चरल मिनिस्टर के अगेंस्ट। तो ये प्रिविलेज मोशन होते क्या हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज या प्रिविलेज मोशन है क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं पहले ये समझते हैं, फिर प्रिविलेज मोशन के बारे में समझेंगे। प्रिविलेज का मतलब होता है एक तरह से विशेष अधिकार, और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मतलब पार्लियामेंट में जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सदस्य हैं जो उसके सांसद, उनको विशेष अधिकार होते हैं। ये कुछ ये इंडिविजुअली और कलेक्टिवली दोनों तरीके से होते हैं, मतलब हर एक एमपी को अलग अलग भी होते हैं, और हर एक एमपी लोकसभा में साथ आ जाए तो उनको एक साथ सारे उनके अधिकार, राइट्स, स्पेशल सर्टेन राइट या प्रिविलेजेस, या राज्यसभा में भी ये होते हैं। हमारे संविधान की बात करें तो आर्टिकल 105 में ये लिखा हुआ है, दो प्रिविलेजेस दे हुए हैं। एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का, पार्लियामेंट में कोई भी एमपी कोई कुछ भी बोल सकता है भाई साहब, लेकिन हाँ जज के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। जब जज का कोई हटाने का प्रोसीजर चल रहा है तब तो बोल सकते हैं, लेकिन जज के बारे में नहीं बोल सकते कुछ, ना सुप्रीम कोर्ट के बारे में। एक तो ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। नेक्स्ट राइट ऑफ पब्लिकेशन, कोई भी पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में कोई भी प्रोसीडिंग हो रही है, पूरा अधिकार होता है राज्यसभा लोकसभा के मेंबर के पास कि उसे पब्लिश करना नहीं करना। अगर नहीं करना तो कोई न्यूज़ पेपर वाला पब्लिश नहीं कर सकता, या कोई किसी न्यूज़ में नहीं दिखा सकते। तो ये प्रिविलेजेस हैं पार्लियामेंट में दिए गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए गए हैं, और कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का। इसमें यह कहना है कि जब भी सेशन लगेगा पार्लियामेंट का, उससे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, यानी कि सेशन स्टार्ट होने के 40 दिन पहले और 40 डेज आफ्टर, किसी भी एमपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये भी है भाई साहब इसमें। नेक्स्ट, अब ये प्रिविलेज मोशन क्या होता है? देखो प्रिविलेज मोशन का मतलब ये है जब किसी के राइट और इम्यूनिटी, यानी कि प्रतिरक्षा बोल सकते हो इम्यूनिटी को हिंदी में, या उन्मुक्ति बोल सकते हो। राइट्स मतलब अधिकार, जो राइट्स या इम्यूनिटी दी गई हैं, अगर इनका डिसरिगार्ड होता है, डिसरेस्पेक्ट होता है, असम्मान होता है, तो ये ऑफेंस समझे जाते हैं कि ब्रीच है, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, यानी कि उनके जो विशेष अधिकार है उनका उल्लंघन हुआ है, और ये पार्लियामेंट के लॉ के हिसाब से पनिशेबल है कि ये दंड दिया जाएगा उसको जिसने भी इन प्रिविलेजेस का, विशेष अधिकार का हनन किया है, वॉयलेशन किया है। तो ये मोशन लाया जाता है, एक नोटिस लाया जाता है, ये कागज है, कागज पे लिखा है प्रिविलेज मोशन, फिर ये लाया जाता है हाउस में उस आदमी के अगेंस्ट, उस एमपी के अगेंस्ट जिसने प्रिविलेज का ब्रीच किया है।
फिर आता है रोल स्पीकर या चेयरमैन का। राज्यसभा में तो राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष, और लोकसभा में तो लोकसभा के स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के या राज्यसभा के स्पीकर या चेयरमैन जो हैं ये स्क्रूटनी करते हैं प्रिविलेज मोशन की, मतलब छानबीन करते हैं कि प्रिविलेज मोशन सही है नहीं है। स्पीकर या चेयरमैन चाहे तो पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी बनी होती है, पार्लियामेंट के कुछ मेंबर को मिला के बना देते हैं ये कमेटी, तो इसको भी भेज सकती है कि स्क्रूटनी करो आप कि ये मोशन सही है नहीं है, जो आरोप लगाए हैं प्रिविलेज के ब्रीच करने के वो सही है नहीं है। तो ये अब फिर दे देगी वापस। तो स्पीकर चेयरमैन चाहे तो वो कंसेंट दे सकते हैं रूल्स के अंदर कि हाँ भाई साहब ये कंसेंट जो नोटिस आपने दिया सही है, आप प्रिविलेज मोशन ला सकते हो, तो फिर उस आदमी के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन लेके आया जाता है। एप्लीकेबिलिटी क्या है देखो इसकी, देखो ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रिविलेजेज है ना, जो प्रिविलेजेज ये दिए जाते हैं पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट के सदस्य। पार्लियामेंट में कौन कौन आता है भाई साहब? पार्लियामेंट देखो 3 चीज़ आती हैं पार्लियामेंट में, एक लोकसभा, राज्यसभा और आपके प्रेसिडेंट, ये 3 चीज़ों को मिला के बोलते हैं पार्लियामेंट, संसद। लेकिन देखो पार्लियामेंट का पार्ट है प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट को ये प्रिविलेज नहीं हासिल होते, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, यानी कि प्रेसिडेंट के पास ये सर्टेन राइट नहीं है जो पार्लियामेंट के मेंबर के पास होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये देखो जो स्पेशल प्रिविलेज दिए गए हैं प्रेसिडेंट को वो आर्टिकल 361 के अंदर दिए गए हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं कहला जाते हैं, ये प्रेसिडेंट के लिए अलग से हैं। यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो प्रेसिडेंट के लिए नहीं है, बस इतना याद रखना है। लेकिन देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का कोई पार्ट है नहीं, ना ही सदस्य है, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए होते हैं। तो यही थे बस आज के लेक्चर में टॉपिक।